everyone. So this is the second lecture of jurisprudence. हमने हमारे previous lecture में सिर्फ मैंने आपको jurisprudence का overview as a subject उसका overview दिया था और मैंने आपको list of topics बताए थे. jurisprudence के subject में जो आप topics पढ़ने वाले हैं वो आपको मैंने बताए थे और आपको मैंने subject का overview दिया था कि इस subject में actually हम क्या क्या पढ़ेंगे. ओके और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ काम आएगा, इस सब्जेक्ट की क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, ये हम जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इस सब्जेक्ट को लर्न करना इजी है, क्या ये एग्ज़ाम में अच्छा वेटेज लेकर आता है. सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी. अभी मैं थोड़ा सा आपके लिए रिपीट कर दूँगी, थोड़ा सा एक क्विक रिकैप हो जाएगा प्रीवियस लेक्चर का. आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेन टॉपिक्स. कल हमारी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू बताया था और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताए थे. आज उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में से जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो मेन लेक्चर है, आज से हम स्टार्ट करेंगे. आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. ऑलराइट, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. पहले मैं आपको एक रिकैप दूंगी प्रीवियस लेक्चर का एंड देन इसके आगे हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद जूरिस्प्रूडेंस लेक्चर नंबर 2. हमने पढ़ना स्टार्ट किया जूरिस्प्रूडेंस. कल के लेक्चर में मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या बताया था? कल के लेक्चर में मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया था कि इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म जिसका जो है जूरिस्प्रूडेंशिया. ठीक है, इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज. ऑलराइट, एंड अगर इसको हम कंबाइन करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है स्टडी ऑफ लॉ और नॉलेज ऑफ लॉ, और इसको हम स्किल ऑफ लॉ भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये होता है जूरिस्प्रूडेंस, ये होता है जूरिस्प्रूडेंस. ओके, इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, ये आपको यूपीपीसीएस जे के अंदर बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है इसमें 20 to 25 क्वेश्चंस जूरिस के आते हैं. आउट ऑफ 150 टोटल 20 से 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो जूरिस के होंगे, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है. 20 to 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 इज़ अ वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो इसमें जूरिस के आते हैं. इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी आपके प्रीलिम्स में ही आता है. ऑलराइट, वहाँ पे भी इसके 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो ये मैंने आपको बताया था. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हाउ jurisprudence is easier to learn as compared to the other subjects. क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है. क्यों हमने बोला कि ये बहुत स्कोरिंग होता है? क्या रीज़न है ये बोलने का कि ये बहुत स्कोरिंग है? कुछ रीज़न होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि हम इसको स्कोरिंग बोल रहे हैं. देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर दैट. देयर इज़ नो बेयर एक्ट. इसकी कोई बेयर एक्ट नहीं होती है. नो सेक्शंस टू रिमेंबर. ऑलराइट, लिमिटेड स्कोप. बहुत इसका जो स्ट्रेच है इस सब्जेक्ट का वो बहुत ज़्यादा नहीं है.
बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। ये नहीं बोलेंगे कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, टेक्निकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, नहीं, इट इज़ वेरी प्रिसाइज, ओके, इट इज़ वेरी कंसाइज, क्योंकि ज्यूरिस्ट के कमेंट्स हैं, ज्यूरिस्ट के ओपिनियंस हैं, ज्यूरिस्ट ने जो डेफिनेशंस दी है वो है, तो वो आप कितनी चेंज कर लोगे, ओके। देयर आर नो अमेंडमेंट्स, क्योंकि ये पुराने बातें हैं, ज्यूरिस्ट लोगों ने जो बातें बोली हैं, तो इसमें आप ऑब्वियसली कोई अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हो। देयर आर नो लीगल डेवलपमेंट्स इन दिस, ठीक है। इसके अलावा नो केस लॉज, ठीक है। एंड इसमें जनरली ही देयर आर ओनली डायरेक्ट क्वेश्चंस, दैट मीन्स नो टेक्निकल क्वेश्चंस, कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते इसमें, मोस्टली सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ऑलराइट, तो ये तो है हमारा जूरिस्प्रूडेंस। क्यों हमने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर आप अपने क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज़ एलएलएम, तो इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं जूरिस के आउट ऑफ 200 टोटल में से 50 क्वेश्चंस तो जूरिस के ही होते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर। ऑलराइट, सो इसीलिए आप अपने जूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट को अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये कई जगहों पे आता है और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, जो हमने कल के लेक्चर में ये पूरा हमने किया, ठीक है। आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो है इंट्रोडक्शन एंड definition of jurisprudence, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ jurisprudence। इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे जूरिस्ट्स हैं जिन्होंने jurisprudence को डिफाइन किया है, ठीक है। हर किसी की अपनी डेफिनेशन है जो इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया। तो आज हम सबकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इनकी डेफिनेशंस को याद कर सकते हो। अब आज जो हम पढ़ेंगे देयर आर सम 13-14 डेफिनेशंस, ओके। तो आपको कैसे याद रहेगा कि कौन से जूरिस्ट ने क्या बात बोली है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी। कुछ नहीं है, छोटा सा तरीका है याद करने का, हम उससे उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नोट्स एंड हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पूरे सब्जेक्ट में जो नोट्स मैं आपको दूंगी, जो मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ जूरिस्प्रूडेंस के, वो पॉइंटर्स होंगे। आपको पता है पॉइंटर्स क्या होते हैं? मतलब पैराग्राफ्स नहीं होंगे, वो बुलेट पॉइंट्स में नोट्स होंगे एंड आई एक्सप्लेन इट, आई गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्यों? क्योंकि ये कहीं पे भी आपके मेंस में आता नहीं है, ये आपके प्रीलिम्स में आता है। तो मैंने आपके जो नोट्स हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड बनाए हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स सेंट्रिक हमने जो है आपके नोट्स बनाए हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पूरा का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन लिख के नहीं दिया है मैंने, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी, आप खुद से उसके नोट्स बना सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो व्हाइल आई एम स्पीकिंग, बट मैंने आपको वो आपके नोट्स में नहीं दिया है, ताकि इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की या वन लाइनर्स बनाने की ज़रूरत ना हो आपके प्रीलिम्स के टाइम पे। ये एज इट इज़ आपके है ही ये शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो इसमें पॉइंटर्स है जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए ये हेल्पफुल होगा, बिकॉज वन लाइन के हैं। तो जब आप अपना रिवीजन भी करोगे तो आप पूरा ये पढ़ लोगे, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नोट्स इसमें नहीं दिए हैं, क्योंकि इसमें फर्स्टली इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। इससे पहले वाले सब्जेक्ट्स में हम सेक्शंस भी मेंशन करते थे नोट्स के अंदर, एंड देन उन सेक्शंस के एक्सप्लेनेशंस होते थे, केस लॉज होते थे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ पॉइंटर्स हैं, किस जूरिस ने क्या बोला, किस जूरिस ने क्या बोला, ठीक है। तो पॉइंटर्स के बेसिस पे मैंने आपके नोट्स बनाए हैं एंड जो नोट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स सेंट्रिक हैं, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट आप उसमें से, मतलब वो नोट्स दे लुक लाइक
MCQs ओनली, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको, बहुत ईजी है आपके लिए, काम आपका बहुत आसान हो गया है। आपको अब बहुत सारे नोट्स मैं दे देती तो उसमें से फिर आपको जॉट डाउन करने पड़ते, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं, या फिर अंडरलाइन करना पड़ता कि प्रीलिम्स के टाइम पे लास्ट मिनट रिवीजन में सिर्फ, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन में क्या होता है ना, आप पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरे पूरे बुक्स बैठ के पढ़ो, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करते हैं जब। तो इसलिए ये उसी तरीके के नोट्स हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ही आएगा ये सब्जेक्ट, तो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो अब हम नोट्स पे जाएंगे। अब हम नोट्स पे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस। सबसे पहले वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दिस वर्ड जूरिस्प्रूडेंस ये अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है, बट आपने इसको डिराइव कहाँ से किया है, आपने इसको डिराइव किया है एक लैटिन टर्म से, आपने इसको डिराइव किया है एक लैटिन टर्म से। कौन सी लैटिन टर्म? जूरिस्प्रूडेंशिया, जूरिस्प्रूडेंशिया, विच मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल इन लॉ, या फिर हम उसको बोलते हैं स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव अ यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, जब भी हम अभी जो हम जूरिस पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे बहुत टाइप के स्कूल्स होते हैं, हर एक स्कूल में बहुत सारे जूरिस्ट होते हैं, हर एक जूरिस्ट अपना ओपिनियन देता है, देन उसे क्रिटिसाइज करता है कोई दूसरा। सो देर आर सो मैनी थिंग्स, देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स। तो आफ्टर हैविंग सो मैनी एस्पेक्ट्स, अब ये स्कूल्स ही कितने सारे हैं, हर एक स्कूल ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है जूरिस्प्रूडेंस की, लॉ की, अपना ओपिनियन दिया है। तो हाउ विल यू डिसाइड कि मैं किस स्कूल के इंटरप्रिटेशन को मानूं और किस स्कूल के इंटरप्रिटेशन को ना मानूं? या फिर अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि लेट्स हैव अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस, तो वो हम किस सेंस में करें? हम हिस्टोरिकल स्कूल के इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रख के यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाएं, या फिर हम नेचुरल स्कूल के इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रख के डेफिनेशन बनाए, या हम एनालिटिकल स्कूल के इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखें, या हम रियलिस्ट स्कूल के इंटरप्रिटेशन को ध्यान में रखें? किसको रखें? बिकॉज देर आर सो मैनी स्कूल्स, देर आर सो मैनी जूरिस्ट, देर आर सो मैनी डेफिनेशंस, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू हैव वन कॉमन यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर जूरिस्प्रूडेंस। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें सारे के सारे जूरिस्ट की डेफिनेशंस को एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, और हमें लॉ को, जूरिस्प्रूडेंस को सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं देखना होता है, हमें उसे वेरियस एस्पेक्ट्स से, वेरियस पर्सपेक्टिव्स देने पड़ते हैं। हमें सिर्फ एक सिंगल पर्सपेक्टिव आप उसको नहीं दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, एंड वी कैन नॉट, देयर इज नो क्राइटेरिया टू डिसाइड which one to choose. So we have to look at this word jurisprudence after reviewing all the other perspectives we have, all the perspectives we have. Okay, यही चीज़, और इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड है कि एक यूनिवर्सल, एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, बट हो नहीं सकता है यहाँ पे। It is impossible to have a universal definition of jurisprudence. ठीक है, हर एक जूरिस्ट का अपना नोशन है, अपना पर्सपेक्टिव है। So which one to choose? It is very difficult to decide. All right. Growth and development of law under different socio-political conditions in different countries. ठीक है,
इसके अलावा हम जूरिस्प्रूडेंस को या फिर लॉ को एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दे सकते हैं, जो डेफिनेशन इंडिया में भी सेम हो, वही डेफिनेशन यूएसए में भी लगती है, वही डेफिनेशन यूके में भी लगती है, वही डेफिनेशन ऑस्ट्रेलिया में भी लगती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन एवरी कंट्री देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। हर कंट्री का लॉ अलग है, हर कंट्री में लीगल डेवलपमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो आप जूरिस्प्रूडेंस जो कि लॉ की स्टडी है उसको एक यूनिवर्सल डेफिनेशन, हर कंट्री के लिए यूनिफॉर्म डेफिनेशन कैसे दे सकते हो? हर कंट्री की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग है, हर कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है, पॉलिटिकल कंडीशंस अलग है, लीगल डेवलपमेंट्स हर एक कंट्री में अलग अलग हैं। ऑलराइट, हर एक कंट्री अलग तरीके से डेवलप हो रही है, पेस अलग है, कोई कंट्री बहुत फास्ट डेवलपिंग है, कोई कंट्री बहुत स्लो डेवलपमेंट हो रहा है, किसी कंट्री में डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। तो एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंट, क्योंकि हमने बोला है डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है जूरिस्प्रूडेंस को। अब हम ये देखेंगे कि ये कैसे कैसे किस किस ने किया है। स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है, अगर हम सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग पे अगर हम जाएं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस को जो डिफाइन किया था, लॉ को जो डिफाइन किया था, वो रोमन्स ने किया था। किसने किया था? रोमन्स ने किया था। सबसे पहले लॉ को डिफाइन किया था या जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया था रोमन्स ने। ठीक है, रोमन्स में भी सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं अल्पेन। दिस इज अल्पेन। ठीक है, अल्पेन ने क्या बोला? अल्पेन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी थोड़ी सेक्रेड एंड डिवाइन है। क्या है? आपको ये याद रखना है, जब भी आपके सामने अल्पेन आता है, आपको ये याद रखना है इसने डिवाइन के बारे में बात किया है। ठीक है, इट इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स विच आर डिवाइन एंड ह्यूमन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। अल्पेन ने क्या बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस कुछ ऐसी नॉलेज है, किन चीज़ों की नॉलेज है? डिवाइन चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे एंशिएंट डेफिनेशन है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे गॉड, डिवाइन, सेक्रेमेंट्स, इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो इसीलिए अल्पेन ने क्या बोला है? अल्पेन ने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ व्हाट थिंग्स, डिवाइन थिंग्स। ठीक है, एंड जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, इसकी जो एनालिसिस है, इसकी जो थ्योरी है, वो है जूरिस्प्रूडेंस। मतलब जूरिस्प्रूडेंस हमें ये बताता है कि क्या फेयर है, क्या अनफेयर है। जूरिस्प्रूडेंस हमें ये बताता है क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। जूरिस्प्रूडेंस हमें ये बताता है कि कब जस्टिस सर्व हो रहा है एंड कब जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो बोला अल्पेन ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पॉलिस। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिस। पॉलिस ने क्या बोला लॉ के बारे में? अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको लगेगा मैम आप कह रहे हो जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है, बट कहीं कहीं पे तो इन्होंने लॉ को डिफाइन किया है। सी, दे आर ऑल द सेम। जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन और लॉ की डेफिनेशन डिफरेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअली है क्या? वो स्टडी ऑफ लॉ ही तो है, नॉलेज ऑफ लॉ ही तो है, स्किल इन लॉ ही तो है। तो जो लॉ की डेफिनेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग तो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन होगी, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस खुद अपने आप में उसी लॉ की स्टडी है। ऑलराइट, तो पॉलिस ने क्या बोला कि लॉ इज नॉट डिड्यूस्ड फ्रॉम रूल्स बट रूल्स आर डिड्यूस्ड फ्रॉम लॉ। लॉ रूल्स से नहीं बनता है, बल्कि रूल्स लॉ से बनते हैं। मतलब सबसे पहले आपको लॉ बनाना पड़ेगा,
उसके बाद उस लॉ के अंदर आप रूल्स बनाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप पहले रूल्स बना रहे हो और उन रूल्स के अंदर से आप लॉ बना रहे हो, ठीक है। ये तो बोला है पॉलस ने। इसके बाद हम आते हैं जूलियस स्टोन के ऊपर। जूलियस स्टोन ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, ठीक है। जूलियस स्टोन ने क्या बोला है? जूलियस स्टोन ने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, मतलब इट इज द लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ परसेप्ट्स एंड आइडियाज। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन है। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब होता है द सेंस ऑफ the process of examination of various ideas, various concepts, various percepts, various notions, various opinions। तो जूलियस स्टोन ने क्या बोला कि जूरिस्प्रूडेंस वो थ्योरी है जिसमें लॉयर्स डिफरेंट परसेप्ट्स, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट नोशंस को एग्जामिन करते हैं। तो जिस तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को एक लॉयर एग्जामिन करेगा वो होगा जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस इज नथिंग बट द लॉयर्स एग्जामिनेशन, लॉयर्स एनालिसिस ऑफ वेरियस थिंग्स, ठीक है। ये तो बोला जूलियस स्टोन ने। जूलियस स्टोन के बाद हम आएंगे रेडक्लिफ पे। रेडक्लिफ ने क्या बोला है? रेडक्लिफ ने बोला है कि वी कैन नॉट लर्न लॉ बाय लर्निंग लॉ, वी कैन नॉट लर्न लॉ बाय लर्निंग लॉ। हम अभी जो लॉ चल रहा है सिर्फ उस लॉ को पढ़ के, सिर्फ जो लॉ पोर्शन है सिर्फ उस लॉ पोर्शन को पढ़ के हम जूरिस्प्रूडेंस या लॉ एज अ होल को नहीं समझ सकते हैं। हमें लॉ के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, हमें लॉ के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, हमें लॉ के साथ साथ सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, हमें लॉ के साथ साथ एथिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे एंड एटसेट्रा। So according to Redcliffe, law is just not all about law. It is something more than law. It is something more than just law. History देखेंगे, economics देखेंगे, sociology देखेंगे, ethics देखेंगे, इन सब में कहीं ना कहीं law भी है। तो जब आप law पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ों की law पढ़नी है। सिर्फ law learn करके आपको law के बारे में नहीं पता लगेगा, आपको और भी स्ट्रीम्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, एथिक्स है, एटसेट्रा। ऑल राइट, तो ये तो बोला रेडक्लिफ ने, ठीक है। रेडक्लिफ के बाद क्या आते हैं? रेडक्लिफ के बाद हम आते हैं ऑस्टिन पे। ऑस्टिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जूरिस्ट है एंड हमारे सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आप ऑस्टिन का मेंशन ऑलमोस्ट हर जगह देखोगे। ऑस्टिन आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखेंगे, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो डेफिनेशन है, इनका जो पर्सपेक्टिव है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा। ये सिर्फ मैंने अभी जो पढ़ा रही हूँ वो तो है, इसके अलावा ऑस्टिन जिस स्कूल को बिलोंग करते हैं, ऑस्टिन के आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो राइट्स, ड्यूटीज़, पोजेशन, पर्सनैलिटी, पर्सन, इन सब में भी ऑस्टिन ने कोई ना कोई विशेष टिप्पणी ज़रूर करी है। तो आपको ऑस्टिन के बारे में आगे बहुत जगह पे पढ़ने मिलेगा, तो इसलिए प्लीज़ इनके डेफिनेशन को, इनके इंटरप्रिटेशन को आप बहुत अच्छे से याद रखें। ऑस्टिन ने क्या बोला है? ऑस्टिन ने बोला है जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ। Jurisprudence is the study of positive law. It is the study of science of positive law. Sorry, it is the study of science of positive law. According to Austin, jurisprudence क्या है? Jurisprudence study of science of positive law है। Study of science of positive law, ठीक है। ऑस्टिन ने क्या किया है? ऑस्टिन ने दो तरीके के जूरिस्प्रूडेंस को डिफरेंशिएट किया है। एक तो है जनरल जूरिस्प्रूडेंस, एक है
पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन ने क्या किया है? ऑस्टिन ने दो तरीके के जूरिस्प्रूडेंस को डिफरेंशिएट किया है, एक है जनरल जूरिस्प्रूडेंस, एक है पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जनरल जूरिस्प्रूडेंस होता है बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स कॉमन टू ऑल द लीगल सिस्टम। जनरल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है वो जूरिस्प्रूडेंस जिसके अंदर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है इट इज द साइंस ऑफ एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ और एनी पोर्शन ऑफ इट। उस जनरल में से जो एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ है वो होगा पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, या फिर उसका कोई भी एक पोर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये तो ऑस्टिन ने दो अलग अलग करके बता दिए कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। ठीक है, बाकी ऑस्टिन की डेफिनेशन क्या है? दैट इट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इट इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑलराइट, अब वील कम डाउन टू हॉलैंड। अब हम आते हैं हॉलैंड पे। हॉलैंड ने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, jurisprudence is a formal science of positive law। अगर आप हॉलैंड की डेफिनेशन देखेंगे तो हॉलैंड ने क्या किया है? हॉलैंड ने ऑस्टिन की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया है, बिकॉज ऑस्टिन ने पॉजिटिव लॉ की बात की है, ऑलराइट, साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ की बात की है। हॉलैंड ने क्या किया है? उसके आगे सिर्फ एक वर्ड ऐड किया है, फॉर्मल, बाकी पूरा सेम है। साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ उसने ऑस्टिन से ही ले लिया और सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया है यहाँ पे, फॉर्मल। ऑस्टिन ने बोला था जूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड ने क्या बोला है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, ऑस्टिन ने क्या बोला था? साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। यहाँ पे हॉलैंड ने क्या बोला है? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। तो डिफरेंस तो है, क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हॉलैंड हैज मॉडिफाइड ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ऑलराइट, अब यहाँ पे पॉजिटिव लॉ का क्या मतलब है? पॉजिटिव लॉ का मतलब है जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन इन्फोर्स्ड बाय सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो जो सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, जैसे कि गवर्नमेंट, उन्होंने जो जनरल रूल, कैसा रूल कि एक ह्यूमन एक्शन किस तरीके का होना चाहिए, उसके कुछ जनरल रूल्स बना रखे कि अगर आप ये देखें कि हमारा जो आईपीसी है वो क्या है, जो कि गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने एक लॉ बनाया है, हाउ वी शुड एक्ट। वी शुड नॉट किल समवन, वी शुड नॉट कंडक्ट रेप ऑन सम वुमन, वी शुड नॉट कमिट थेफ्ट, वी शुड नॉट टेक अदर्स थिंग्स without their consent with this dishonest intention. This is what? These are the rules which regulate our external conduct. तो वही तो है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या है कि जो सॉवरेन अथॉरिटी ने, सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी मतलब जो लॉज बनाते हैं, ऑलराइट, उन्होंने जो ह्यूमन एक्शन के लिए जनरल रूल्स जो दिए हैं वही तो है पॉजिटिव लॉ। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मल ऐड किया गया है आगे, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो यहाँ पे फॉर्मल का क्या मतलब है? फॉर्मल का मतलब है सिर्फ एक्सटर्नल साइड एंड नॉट इंटरनल। फॉर्मल का मतलब है कैसे हम फॉर्मली अपने एक्शंस करते हैं, कैसे हम फॉर्मली कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपके एक्सटर्नल एक्शंस एंड रिएक्शंस आएंगे फॉर्मल के अंदर। अगर यहाँ पे फॉर्मल नहीं होता तो एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी आते। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मल की बात हो रही है। Jurisprudence is not concerned with the actual material content of law but the fundamental conception। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो कि दी है ग्रे ने। ग्रे कौन है? ग्रे एक और जूरिस्ट है, ही इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, ही इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन। ग्रे ने क्या बोला है? ग्रे ने बोला है
अब ग्रे ने कुछ बोला नहीं है, ग्रे ने जूरिस्प्रूडेंस को फिजियोलॉजी से कंपेयर किया है, फिजियोलॉजी से कंपेयर किया है। फिजियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फिजिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। ऑल राइट, इसके बाद हम नेक्स्ट, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट आते हैं हम सैल्मन पे। सो नेक्स्ट आते हैं सैल्मन पे। नेक्स्ट आएंगे अब हम सैल्मन पे। सैल्मन ने क्या बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। अब इन्होंने पॉजिटिव भी हटा दिया यहाँ से और यहाँ से फॉर्मल भी हटा दिया। हॉलैंड की डेफिनेशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है। सैल्मन ने क्या बोला कि इट इज द साइंस ऑफ लॉ और द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। सैल्मन ने बोला, अब सैल्मन, हाँ पहले तो मैं आपको सैल्मन के बारे में बताऊं। सैल्मन इज द मोस्ट फेमस जूरिस्ट। इन सारों में से जो सबसे फेमस है दैट इज सैल्मन। सैल्मन की आपको डेफिनेशंस बहुत सारी मिलेंगी, सैल्मन की बहुत सारी बुक्स हैं, सैल्मन की बहुत सारी थ्योरीज हैं। सैल्मन ने बहुत जगहों पे अपनी कमेंट्स दिए हैं, क्रिटिसिज्म्स दिए हैं, ओपिनियंस दिए हैं, अपने पर्सपेक्टिव्स दिए हैं। ऑल राइट, सैल्मन ने क्या बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ और इट इज द साइंस ऑफ first principles of civil law. It is the science of first principles of civil law. ये बोला है सैल्मन ने। ओके, अब यहाँ पे सिविल लॉ का क्या मतलब है? यहाँ पे सिविल लॉ मीन्स लॉ ऑफ स्टेट एज एडमिनिस्टर्ड बाय द कोर्ट्स। सिविल लॉ का मतलब है स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड से नहीं है, स्टेट मतलब कंट्री एज अ होल। तो जो हमारे कंट्री में लॉ है जो कि कोर्ट्स एडमिनिस्टर करते हैं, जिसमें सारे स्टैट्यूट्स आते हैं, कस्टम्स आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब जो भी हमारे कंट्री के लॉज हैं वो सब सिविल लॉ की डेफिनेशन में आएंगे। सैल्मन ने कैटेगराइज किया है जूरिस्प्रूडेंस को, डिफरेंशिएट किया है दो टाइप के जूरिस्प्रूडेंस में। एक तो है जेनरिक जूरिस्प्रूडेंस, जेनरिक साइंस एंड स्पेसिफिक साइंस। सैल्मन ने क्या बोला है? जूरिस्प्रूडेंस दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है जेनरिक साइंस और एक हो सकता है स्पेसिफिक साइंस, ठीक है। जेनरिक साइंस का क्या मतलब है? जेनरिक साइंस का मतलब है एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स, वो ही जनरल लीगल प्रिंसिपल्स, सारे के सारे लीगल प्रिंसिपल्स जो होंगे वो होगी जेनरिक साइंस। स्पेसिफिक साइंस का मतलब है कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ दोज डॉक्ट्रिन्स, सारे के सारे प्रिंसिपल्स में से कुछ पर्टिकुलर एक ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल्स को हम बोलेंगे स्पेसिफिक साइंस। तो ये जेनरिक और स्पेसिफिक का जो डिफरेंशिएशन है वो किसने दिया है? वो सैल्मन ने दिया है, ठीक है। ओके, अब हम आएंगे कीटन पे। कीटन का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू कीटन जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कीटन ने क्या बोला है? कीटन ने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इज नथिंग, जूरिस्प्रूडेंस क्या है? ये एक ऐसी स्टडी है या फिर ये एक ऐसा लॉ है जिसमें हमने वेरियस जनरल लीगल प्रिंसिपल्स को सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया है। जो पहले स्कैटर्ड थे, एक प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल, हमने उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया है, वो है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस वही अरेंजमेंट है सिस्टमैटिक जो हमने बहुत सारे लीगल प्रिंसिपल्स का किया है। सो ये बोला है कीटन ने। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट फुल एक्सपोजिशन ऑफ द डिटेल्ड रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
तो ये है कीटन की थ्योरी। नेक्स्ट हम आएंगे पाउंड। अब हमारे नेक्स्ट ज्यूरिस्ट आते हैं पाउंड। सो अकॉर्डिंग टू पाउंड, पाउंड कौन से पाउंड है ये? रॉस्को पाउंड। ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनका भी नाम आगे कई बार आगे फ्यूचर रेफरेंसेस में भी देखेंगे। सो पाउंड ने क्या बोला है? पाउंड ने बोला है जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है, using the term in judicial sense as denoting the body of principles recognized and enforced by public and regular tribunals in administration of justice। इसने भी यही बोला है कि ये एक साइंस ऑफ लॉ है, लेकिन इन्होंने, पाउंड ने जुडिशियल सेंस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है। इन्होंने जो भी बोला है स्ट्रिक्टली जुडिशियल सेंस में बोला है। मतलब इन्होंने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस ऐसा बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स जो पब्लिक ने और कोर्ट्स ने, यहाँ रेगुलर ट्रिब्यूनल का मतलब है कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज भी किए हैं, इन्फोर्स भी किए हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इन्होंने प्रिंसिपल्स, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, और वो भी जुडिशियल सेंस पे ज्यादा एम्फसाइज किया है। स्ट्रिक्ट, ऑलराइट, स्ट्रिक्ट जुडिशियल सेंस। ठीक है, इसके बाद आते हैं एलन। एलन ने क्या बोला है? जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जितने भी एसेंशियल लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनका जो साइंटिफिक सिंथेसिस होता है वो होता है जूरिस्प्रूडेंस, ऐसा बोला है एलन ने। ओके, इसके बाद हम आते हैं डायस एंड ह्यूग्स। डायस एंड ह्यूग्स ने क्या बोला है? जूरिस्प्रूडेंस को उन्होंने डिफाइन किया है एज एनी थॉट or writing about law other than the technical exposition of a branch of law itself। टेक्निकल लॉ जो है उसके अलावा जो भी थॉट है लॉ के बारे में या राइटिंग है लॉ के बारे में, वो सब जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आएगा। ये बोला है डायस एंड ह्यूग्स ने। ठीक है, ओके। अब अकॉर्डिंग टू पीबी मुखर्जी, अब यहाँ पे एक इंडियन जूरिस्ट है ये पीबी मुखर्जी, उन्होंने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस इज बोथ इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन एज वेल एज बिहेवियरिस्टिक स्टडी ऑफ मैन इन द सोसाइटी। इसमें इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब फिलॉसफी है, प्लस जो प्रैक्टिकल बिहेवियर है एक मैन का सोसाइटी के अंदर, उसकी भी स्टडी होती है ये। मतलब इन्होंने दोनों एस्पेक्ट्स को हैंड इन हैंड रखा है। इन्होंने फिलॉसफी को भी हैंड इन हैंड रखा है और प्रैक्टिकलिटी को भी हैंड इन हैंड रखा है। ठीक है, पीबी मुखर्जी। सो दीज आर दी जूरिस्ट्स जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को या लॉ को डिफाइन किया है। एंड दैट इज ऑल द लास्ट थिंग अबाउट टुडेज लेक्चर। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इनको याद कैसे करना है। आज हमने कितने जूरिस्ट्स देखे हैं, इनको आपको याद कैसे करना है। आप इनकी डेफिनेशन में कोई भी एक कीवर्ड उठा के याद कर लो कि अगर डिवाइन लिखा आता है तो आपको सीधे कुछ नहीं देखना है, अल्पेन पे टिक कर देना है। अगर यहाँ पे लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन लिखा हुआ आता है तो आपको कुछ नहीं देखना है, आगे पीछे कुछ नहीं, सीधा जूलियस स्टोन पे टिक कर देना है। ऑलराइट, अगर यहाँ पे साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, सिर्फ साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ की बात आती है तो ऑस्टिन, वहीं अगर फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ की बात आती है तो हॉलैंड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इनकी पूरी डेफिनेशंस नहीं याद करनी है आपको लाइन बाय लाइन, आपको सिर्फ एक या दो कीवर्ड्स उठाने हैं इनकी डेफिनेशन में से, आपको उनको याद करना है उनके नाम के साथ। दैट्स इट। जूलियस स्टोन, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ ऑस्टिन, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ हॉलैंड, ऐसे आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, इसके बाद सैलमन, अगर ग्रे की बात आती है तो फिजियोलॉजी वर्ड आते ही ग्रे को टिक कर दो। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ लिखा हुआ आता है तो सिविल लॉ बेसिकली अगर लिखा आता है तो सैलमंड। इसके बाद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कहीं पे अगर लिखा है तो कीटन।
अगर कहीं पे लिखा है सिर्फ साइंस ऑफ लॉ, नो फॉर्मल नो पॉजिटिव, तो आप पाउंड पे टिक करोगे, ठीक है। अगर कहीं पे साइंटिफिक सिंथेसिस लिखा आता है तो आप एलन पे टिक करोगे। अगर कहीं पे टेक्निकल एक्सपोजिशन लिखा आता है तो आप डायसन ह्यूग्स पे टिक करोगे। और अगर कहीं पे इंटेलेक्चुअल, आइडियलिस्टिक, एब्स्ट्रैक्शन, बिहेवियरिस्टिक स्टडी जैसे वर्ड्स आते हैं तो आप पीबी मुखर्जी पे टिक करोगे। तो इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि आप सिर्फ उनके कीवर्ड्स याद कर लो। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू remember or to memorize each and every definition word by word. You can just take the keywords जो कि उस definition के अंदर है और कहीं पे भी नहीं है, उनको आप याद कर लो और उनके नाम को, जो जूरिस्ट का नाम है, आप उनको याद कर लो। अगर आप इतना कर लेते हो दैट इज़ मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए फिर इसमें। ऑल राइट, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जूरिस में इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। इसके बाद हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं ऑफ वेरियस जूरिस्ट्स, ठीक है। तो ये तो आज के लेक्चर का हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट स्कूल से, जो कि है एनालिटिकल स्कूल, जो कि है एनालिटिकल स्कूल। हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल स्कूल से और इसके अंदर हम देखेंगे इसके कौन से जूरिस्ट हैं और उन्होंने क्या क्या एनालिटिकल थ्योरीज दी हैं, उनको किन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज। रिविजन के अंदर आपको उसी तरीके से इनकी डेफिनेशंस को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा हु हैज़ डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस एज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन।